नमस्कार। हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में। इसका प्रकाशन 1933 में किया गया। जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है। यह एक नारी प्रधान नाटक है जिसमें नारीगत समस्याओं का वर्णन है। अब बात करते हैं नाटक के पात्रों के बारे में। सर्वप्रथम ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी और महादेवी हैं। यह प्रधान चरित्र है जो कि नाटक के अन्य पात्रों पर भी प्रभाव डालती हैं। समस्त नाटक की घटनाएं इन्हीं से संबंधित हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द घटती रहती हैं। रामगुप्त यह प्रमुख पुरुष पात्र और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र हैं। चंद्रगुप्त यह समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र रामगुप्त के भाई। यह साहसी, पराक्रमी, वंश और समाज की गौरव रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं। शिखर स्वामी रामगुप्त का विश्वास पात्र है। यह गुरुकुल का अमात्य है जो कि धूर्त और स्वार्थी है। छल प्रपंच से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। मिहिर देव सकराज के आचार्य हैं और कोमा के धर्म पिता। यह एक गौण पात्र है। सकराज यह भी एक गौण पात्र है। यह महत्वाकांक्षी, रणकुशल एवं कूटनीतिज्ञ के साथ ही क्रूर भी है जो कि रामगुप्त के राज को चारों ओर से घेर लेते हैं। कोमा यह मिहिर देव की पालित पुत्री है जो कि सकराज से प्रेम करती है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है। साहसी और प्रगतिशील युवती है। नारी मन की व्यथा को भली भांति समझती है। पुरोहित यह धर्मशास्त्र के आचार्य हैं। अब हम नाटक की समीक्षा की बात करेंगे। इस नाटक में कुल 3 अंक है। इसमें कोई दृश्य विधान नहीं है। इस नाटक में नाट्य वस्तु और नाट्य शिल्प को उचित रूप में विनियोजित किया गया है तथा उनमें सामंजस्य भी साफ दिखाई पड़ता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों के समान यह भी ऐतिहासिक नाटक है। हालांकि इसमें कुछ तोड़ मरोड़ के साथ ऐतिहासिकता को जीवित रखा गया है। इस नाटक के मूलाधार हैं विश्वास दत्त के देवीचंद्र गुप्तम के कुछ अंश। नाटक के कथ्य को यथार्थ रूप में यथावत प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक में संघर्ष और द्वंद्व की नाटकीयता परिलक्षित होती है। नाटक का मंचन भी बेहद सरल है जिसे बिना काट छाट के प्रस्तुत किया जा सकता है। यह नाटक समस्या प्रधान होने के बावजूद इसे समस्या नाटक वर्ग के अंतर्गत नहीं रखा जाता और यह वैचारिक नाटक होने के बावजूद नीरस नहीं है। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त की गरिमा बनाए रखने के लिए रामगुप्त की हत्या सामंत कुमार से करवाई थी। ऐसा प्रसाद जी ने नाटक में कई जगह किया है क्योंकि नाटक का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों के भीतर छुपे सत्यों को उजागर करने का था। इसके लिए उन्हें नाटक में कई जगह तोड़ मरोड़ करने पड़े। अब बात करते हैं नाटक के उद्देश्य की। इसमें तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है। नारी की समस्याओं को सामने लाया गया है। नारी की दशा उस वक्त दयनीय थी। उसे अपमानित और पददलित किया जाता था। पुरुष प्रधान समाज के अनुसार उन पर पुरुषों द्वारा अत्याचार किए जाते थे। उन्हें गुलाम समझा जाता था। नाटक का उद्देश्य केवल विवाह मोक्ष अर्थात तलाक या पुनः विवाह की समस्या का हल मात्र ही नहीं है। देश का विघटन करने वाले राजनैतिक व्यवस्था के भ्रष्ट मूल्यों पर भी प्रहार नाटक के माध्यम से किया गया है। नाटक में
राष्ट्र एवं व्यक्ति की अस्मिता का भी प्रश्न किया गया है। अब हम बात करेंगे नाटक की समस्याओं की। हमारे देश में विवाह को एक ऐसा बंधन माना जाता है जो कि उस बंधन से मुक्त हो पाना असंभव है, चाहे उस विवाह के बंधन से कितने भी असंतुष्ट ही क्यों ना हो। इसे नियति भी माना जाता है, जो है कि अब बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो विवाहित हो चुके हैं। इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को कई छूट प्राप्त है, जैसे उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति है, किंतु स्त्रियों को यह अनुमति नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता के कुरीतियों के कारण लोगों के सोच में परिवर्तन आया है और तलाक की शुरुआत हुई है, लेकिन परंपरावादी लोग इसे सदैव नकारते रहे हैं। अब हम बात करेंगे नाटक के सार के बारे में। पूरी नाटक हम नहीं पढ़ने जा रहे, वो तो आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। इसमें बस सार की चर्चा करेंगे, तीनों अंकों की। सर्वप्रथम प्रथम अंक से शुरुआत करते हैं, जिसमें शिविर के पिछले भाग का मंचन है, जहां ध्रुव स्वामिनी खड़गधारिणी से बात करती हुई दिखाई देती है। खड़गधारिणी चंद्रगुप्त की मुक्ति की बात करती है कि यदि आप राजाधिराज से उनकी मुक्ति की राह प्रशस्त कर सके तो। ध्रुव स्वामिनी अपनी स्वर्ण पिंजरे की व्यथा बयां करती हैं। उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसके पति मदिरा और विलासनियों में डूबे रहते हैं। आक्रमण की सूचना को रामगुप्त अनसुना कर देता है। चंद्रगुप्त के लिए ध्रुव स्वामिनी का प्रेम उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिखर स्वामी सकराज का संदेश सुनाता है कि संधि की शर्त पर उन्होंने ध्रुव स्वामिनी को अपने लिए और सामंतों की पत्नियों को अपने सैनिक के लिए मांगता है। रामगुप्त इसके लिए सहमत हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी यह सब सुनकर आत्महत्या करने जाती है। तभी चंद्रगुप्त उसे बचा लेता है। चंद्रगुप्त तब जाकर सारे घटनाक्रम से परिचित होता है और एक तरकीब सोचता है। वह स्त्री के भवेश में शक शिविर में जाने की बात करता है। ध्रुव स्वामिनी भी साथ चलने को तैयार हो जाती है। ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति का मार्ग में चंद्रगुप्त का यह पहला कदम होता है। यह अंक अभिनेता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे अंक में शिविर का ही दृश्य विद्यमान रहता है। अब हम दूसरे अंक की बात करेंगे। यह अंक में कथा का केंद्र शक दुर्ग है। सकराज संधि का परिणाम जानकर बेहद खुश होता है। कोमा और मिहिरदेव सकराज को नारी अपमान करने से रोकते हैं, पर वह किसी की भी नहीं सुनता। सकराज दोनों को अपमानित करता है। मिहिरदेव अमंगलकारी धूमकेतु की ओर इशारा करते हैं और कोमा के साथ चले जाते हैं। सकराज उस धूमकेतु को देखकर बेहद चिंतित होता है और अनिष्ट होने की आशंका से भयभीत रहता है। ध्रुव स्वामिनी ने सकराज से एकांत में मिलने का प्रसाद भेजती है। नारी वेश में चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है। चंद्रगुप्त और सकराज में युद्ध होता है और सकराज की मृत्यु हो जाती है। यह अंक सक्रिय और मर्मस्पर्शी है। अब नाटक के तीसरे और अंतिम अंक की बात करेंगे। इस अंक में शक दुर्ग के भीतर का प्रकोष्ठ का मंचन है। यह अंक समस्या को वैचारिक धरातल पर प्रस्तुत कर देता है और दोनों पक्षों को बहस की खुली छूट देकर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ध्रुव स्वामिनी शक दुर्ग की स्वामिनी बन गई है। पुरोहित से ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों का प्रश्न करती है और रामगुप्त से उसके रिश्ते की स्थिति पूछती है। जिस रानी को शत्रुओं के लिए भेंट कर दी गई हो, वह महादेवी के पद से वंचित हो जानी चाहिए। रामगुप्त और
अपनी विवाह को राक्षसी विवाह का दर्जा देती है। पुरोहित धर्मशास्त्र देखने की बात कहते हैं। कोमा सकराज का शव लेने आती है और ध्रुव स्वामिनी उसे ले जाने देती है, किंतु रास्ते में रामगुप्त के सामंतों ने कोमा और मिहिर देव को सकराज के शव के साथ हत्या करवा देता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है। ध्रुव स्वामिनी महादेवी और रामगुप्त की पत्नी होना अस्वीकार कर देती है। पुरोहित भी अपना निर्णय धर्मशास्त्र के आधार पर सुनाते हैं कि ध्रुव स्वामिनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं। ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाने का आदेश सुनकर चंद्रगुप्त लौह श्रृंखला तोड़ डालता है, स्वयं को सकराज के दुर्ग का स्वामी घोषित करता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी को वहां से जाने का आदेश देता है। तभी चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के लिए एक वाक्य कहता है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। उसी के साथ तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। यहाँ तक हमें सुनने के लिए बेहद शुक्रिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जो कि ज्ञानालय.com के नाम से है। धन्यवाद।